हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने मॉडर्न फिजिक्स और लास्ट लेक्चर तक अपन ने मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 फिनिश कर दिया था। उसमें अब मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 में अपन ने देखा लाइक हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन got discovered, how and like neutron finally comes into existence, कैसे कैसे कहाँ से क्यों चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई एंड फाइनली वी रीच्ड a fully or stable explanation of how like atom or structure of atom, that is Bohr model. And then we also saw the explanation of photoelectric effect and x-rays. तो ये सब चीज़ें अपन ने लास्ट पार्ट में, that is modern physics part 1 में देखा. The next part we are going to start from today's onward, that is modern physics part 2, or that is about nucleus. तो मैं जाने से पहले इसको थोड़ी सी चीज़ें कुछ आपको बताता हूँ। सी तो मॉडर्न फिजिक्स जो आपने, अगर मैं बोलता हूँ मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1, अराउंड 14 आवर यू कैन कंसिडर फॉर एक्चुअली लेक्चर, इज इट? सिमिलरली फॉर पार्ट 2 इट विल बी मे बी अराउंड 10 to 12 hours something for this. Okay, so you are effectively like 24 hours something for lecture, and to digest it मतलब समझने का एडिशनली बिसाइड लेक्चर प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, इनको इंक्लूड कर लिया तो अराउंड 20 आवर्स यू कैन स्पेंड हियर एंड मे बी 15 आवर्स लाइक दिस, इज इट? सो हियर यू आर स्पेंडिंग अराउंड 35 आवर्स. लेट मी राइट इट सम रफली 25 hours. So, including adding these two, we are getting around 60 hours, is it? Now see it. By 60 hour of spending study, आप अगर ये मॉडर्न फिजिक्स पूरा मिला करके मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट, अराउंड 60 आवर यू विल बी स्पेंडिंग, एंड दीज 60 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि ये जो टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे बहुत सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं. आप कोई सा भी पुराना पेपर उठा के देखो, यू विल फाइंड लाइक ए क्वाइट गुड वेटेज इन एवरी एक्चुअली एग्जाम. हर एक पेपर में आपको अच्छा खासा वेटेज इस चैप्टर का मिलता है, एंड दैट टू यू कैन कवर विद इन 60 आवर्स. मतलब आप टोटल 60 आवर्स, हालांकि 24 आवर आप स्टडी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको अगर ऐसे बोला जाए इट्स इवन लेस देन 4 days. अंडरस्टैंडिंग? रफली मैं अगर इसको कहूँ तो इट्स वेटेज फॉर दिस कंप्लीट पार्ट इज अराउंड 5% और इवन समटाइम अप एंड डाउन लिटिल बिट, है ना? रफली मतलब जस्ट एक एवरेज के लिए 4% 5%, मतलब इतना लगभग आप समझ सकते हो. एंड दिस वेटेज इज नॉट लेस. अनदर थिंग इज, अगर आप इस चीज़ों को ध्यान से समझते हो, चीज़ों को अच्छे से समझते हो, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है चीज़ें, जो कि आप आसानी से समझ सकते हो. एंड लाइक यू कैन आंसर प्रॉब्लम भी आप आंसर कर सकते हैं. लाइक इट्स लाइक जस्ट लिटिल कैलकुलेशन मे बी देयर, अदरवाइज देयर इज नॉट मच कॉम्प्लेक्सिटीज हियर. तो ये तो था आपके लिए काम, आपका मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर यू पीपल टू स्टडी इट प्रॉपरली. अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि ये आई डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट, दैट इज जस्ट 5%. नो, इट्स नॉट जस्ट 5%, इट्स 5%, एंड 5% वेटेज इज वेरी मच एक्चुअली. इसका वेटेज कभी कभी 8% भी जा सकता है, लाइक डिपेंडिंग ऑन, आप देखना कभी कभी किसी किसी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो इवन द वेटेज इज समटाइम हायर, एंड वेरी rare cases it goes below actually that. Sometime it goes, but that too like, तो average में just बोलूँ तो like 5% आप समझ सकते हो, and that weightage is not less actually. So that is one point that you should study this part very attentively, with very focus. और ज़्यादा नहीं है, 60 hours आपको spend करने का है समझने का. Study our lectures around 25 hours and around 35 hours of self study for digesting, solving problems. Okay, that is one thing. नेक्स्ट थिंग, आपने पार्ट 1 में देखा था चीज़ें कैसे इंटरेस्टिंग. इट इज़ जस्ट लाइक वन मूवी, फ्रैंकलिन इज इट का एक्सपेरिमेंट, फ्लाइंग काइट, देन जे थॉमसन्स इज इट एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी, cathode ray tube, I am the god because I created. So it's like interesting things, how x-rays comes into existence, how photoelectric effect explained. So we try to explain all that part, and I hope you answered that part. We will see your doubts. If you are having any problem, let me know, we will talk about that too. Okay, so that is ऐसे ही इसमें भी चीज़ें काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग हैं. तो थोड़ी सी चीज़ और आपको एक और बात बताता हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपको. लाइक फर्स्ट थिंग इज लाइक जस्ट लेट मी टॉक अबाउट इट. आप देख रहे हो कि जो वर्ल्ड इज इट लाइक ग्लोबल वर्ल्ड, इट्स एक्सपैंडिंग.
उसमें भी क्या है कि जो एनर्जी है ना उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड द पॉइंट इज दैट वी आर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरीथिंग। अपन पेट्रोलियम एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, सनलाइट से एनर्जी ले रहे हैं, वहाँ से भी एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इज इट, कोल एनर्जी, तो मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह से, एंड स्टिल दैट वी आर नॉट इन पोजिशन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ पावर सप्लाई, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि उसके लिए भी अब जैसे जो हम बात करें कोल, तो कोल से भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इंडिया में भी काफ़ी सारे थर्मल पावर प्लांट हैं जो कोल पे बेस्ड हैं, काम करते हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट जो कोल में एनर्जी होती है ना, अगर आप 60 वैगन समथिंग लाइक एक एक पूरा ट्रेन है उसमें 60 डब्बे हैं, अगर वो पूरे कोल से भर के आते हैं तो उनकी भी जो थर्मल पावर प्लांट है उनकी इफिशियंसी अराउंड 35% रहती है। मतलब कि आप ऐसे समझ लो 60 में से 40 वैगन तो ऐसे ही चले जाते हैं, उड़ जाते हैं हवा में। 20 वैगन के इक्विवेलेंट आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो भी प्रोड्यूस एनर्जी बहुत कम होती है। जस्ट फॉर योर रफ आइडिया आई विल टेल यू कि अगर 1 kg कोल इज इट अच्छे से बर्न होता है, देन इट प्रोड्यूसेस अराउंड 8 किलोवाट ऑफ एनर्जी, ठीक है। यू नो यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर, राइट, सुना होगा डेफिनेटली। सो 1 kg ऑफ यूरेनियम 235, ठीक है ना, यूरेनियम 235, कैन यू जस्ट गैस इट हाउ मच इट प्रोड्यूसेस? It's around 24 into 10⁶ kilowatt energy. Itna, and this just 1 kg. Now you can just have idea, right? दूसरी चीज आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल दूं, ये एनर्जी इतनी है कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से, बिकॉज द पीक डिमांड इज इट फॉर दिल्ली इट्स अराउंड 7 into 10⁶ kilowatt for Delhi roughly। तो मतलब जो डिमांड है दिल्ली पूरी सिटी कैपिटल की, इट्स अराउंड पर डे 7,000 लाइक 7 into 10⁶ किलोवाट पावर कंजप्शन इज देयर। ये भी देखा जाए तो अराउंड 1 kg यूरेनियम कैन पावर कंप्लीट दिल्ली फॉर मोर देन 3 days, इज इट? Another thing, it's not producing much actually, there is no emission like जैसे कोल में से बर्निंग में से like तो लॉट ऑफ एसेस एंड गैसेस आर देयर, हियर नॉट मच। तो हालांकि थोड़े से इसमें भी वेस्ट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, सो सम लाइक रॉ लाइक एसेस आर देयर, सम कुछ चीज़ें होती हैं शेष बचती हैं, बट स्टिल लाइक इट्स ऑलमोस्ट कंसिडर्ड इन ग्रीन एनर्जी एक्चुअली। इसको कंपेयर किया तो ऑब्वियसली लाइक इसको ग्रीन एनर्जी की टर्म्स में बोला, तो एंड यू कैन जस्ट सी द इफिशिएंसी, हाउ इफिशिएंसी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो सब अपन यहाँ पर समझ सकते हैं, राइट, इन दिस चैप्टर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह ये सब पढ़ लिया है, आई एम श्योर डेफिनेटली। तो लाइक वी विल सी मोर थिंग्स कि वो जो आपको चीज़ें लाइक लगेंगी, जस्ट कैन यू जस्ट इमेजिन कि न्यूक्लियस है, राइट, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, और प्रोटॉन अगर आप, वी विल डू द कैलकुलेशन दिस नाउ, इज इट, तो 2 प्रोटॉन को अगर हम देखें तो उनके बीच में फोर्स बहुत ज़्यादा आ जाता है, और जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उसमें इतने प्रोटॉन कैसे स्टे करते हैं, वाई दे आर नॉट लाइक एक्सप्लोडिंग, कैसे, क्यों एक्सप्लोड नहीं करता न्यूक्लियस? क्योंकि 2 प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन देखा है तो इट्स लाइक टू मच, बहुत हैवी फोर्स होता है, फिर भी नहीं एक्सपेंड करता, फिर भी नहीं एक्सप्लोड होता। वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस एंड यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर एक्चुअली। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में अपन समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, जस्ट फ्यू आई मेंशन, देयर आर मेनी मोर थिंग्स वी विल सी इन द चैप्टर, ओके। सो लेट कम टू द पॉइंट नाउ एक्चुअली। तो अभी बाय दिस टाइम वी आर इन पोजिशन दैट वी हैव लाइक स्टडीड अबाउट हाउ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड ऑल दोज थिंग्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कैसे डिस्कवर हुई, एटम कहाँ से आया, कैसे उसका लाइक और वो सब चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कैसे स्टार्ट हुई,
क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हाँ चलो एटम को डिस्कवर कर दें, ऐसा नहीं थी चीज़ें। तो आई होप आई एक्सप्लेन यू कि कैसे चीज़ें लाइक एक्सरे कहाँ से आई। एक्सरे जो रॉन्टिजन थे उन्होंने ये नहीं था, उनको ये नहीं था आइडिया कि मैं एक्सरे डिस्कवर करने वाला हूँ, नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं था। दे वर डूइंग समथिंग एल्स एंड आई टोल्ड यू इन द लेक्चर्स लास्ट इज इट पार्ट, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1, यू मस्ट हैव स्टडीड गॉन थ्रू दैट एक्चुअली। तो आपको आइडिया भी लग गया होगा, समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि हाँ क्या थी चीज़ें। तो ऐसे चीज़ें लाइक फाइनली आ गई थी। अभी हम बात करेंगे इस चैप्टर में मेनली न्यूक्लियस की। सो आई थिंक लाइक इफ आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, I think you all people must be knowing the answer already. Who was that? Is it? So अभी अपन न्यूक्लियस की बात में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस। So न्यूक्लियस क्या है? It is the central heaviest part of an atom. Is it? Where we can say the complete mass of atom is concentrated in this small part and we call that nucleus. The nucleus term है that was first time given by this so let me write it, discovered by Rutherford. तो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। अब कैसे डिस्कवर किया था? आई थिंक दैट आंसर आल्सो यू ऑलरेडी नो। अपन ने देखा था कि एक्चुअली में तो रदरफोर्ड जो रेडियो एक्टिविटी आ चुकी थी, जो कि हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट पार्ट में मैंने बताया था, रेडियो एक्टिविटी उस टाइम पे चल रही थी, डिस्कवर जस्ट हो चुकी थी। तो उसमें से जो हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, उन्हीं को ब्लॉक करने के लिए वो गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनको लगा था कि जो जे थॉमसन का मॉडल है दैट इज़ लाइक गुड, और उसके हिसाब से उन्हें कुछ और मिलना चाहिए था, जो लाइक गोल्ड फॉयल थी वो ब्लॉक कर देनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ और ही देखा। क्या देखा था वो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको मालूम है, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो वहाँ से उन्होंने लाइक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। क्लियर ना? ऑल राइट, सो दैट इज़ हाउ एक्चुअली न्यूक्लियस कम्स। तो इसका जो देखा जाए, अगर एक साइज ऑफ एटम रफली, हालांकि ये अलग अलग होता है, तो साइज ऑफ एटम अगर एक एवरेज बात की जाए, इट्स अराउंड 10⁻⁻10 मीटर, राइट, रफली। एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियस है दैट इज अराउंड 10⁻15 मीटर। इसको अपन 1 फर्मी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक रफली, तो मतलब ये सब चीज़ें यहाँ तक इतना साइज, ये सब चीज़ें लाइक ये कैन इमेजिन, लाइक थोड़ी सी चीज़ें लगती तो होंगी यार, ऐसे साइज इतना न्यूक्लियस का कहाँ से पता चला, कैसे निकाला? देर आर एक्चुअली थिंग्स एक्चुअली। तो कैसे हुई थी चीज़ें यहाँ पे न्यूक्लियस? तो वहाँ पे एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, उन्होंने क्या किया, दे मेजर्ड, यहाँ पर जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने ये तो देखा था कि कुछ हैवी पार्टिकल्स हैं वो बाउंस बैक कर रहे हैं। क्लियर ना? तो उन्होंने क्या किया, कुछ हैवी पार्टिकल्स को लाइक स्पीड से प्रोजेक्ट किया, राइट, एंड दे ट्राइड टू मेजर दी लाइक फाइनली ये वेलोसिटी मालूम है, यहाँ पे चार्ज मालूम था, सो हाफ mv² फॉर दिस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू इसका चार्ज अगर मैं Q ले लेता हूँ डिवाइडेड बाई r²। तो ये क्या होगा, जब ये पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाएगी, तो ये R, यहाँ पे हमें सब कुछ मालूम है, सो यहाँ से उन्होंने कुछ R अलग अलग एटम के लिए एक्चुअली कैलकुलेट किया था, राइट। सो इसके लिए जो गोल्ड के लिए इट वाज, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट एग्जैक्टली, इट वाज समथिंग लाइक 3.2 समथिंग इंटू 10⁻⁻15 मीटर, कुछ इस तरह का था, 3.2 समथिंग एग्जैक्टली। तो इस तरह से उन्होंने कुछ रफली आइडिया लगाया। ऐसे ही अलग अलग साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेशन किया और किसी को कि ये 2 पॉइंट समथिंग लाइक फर्मी मिला, तो वहाँ से एवरेज फाइनली उन्होंने और रिसर्च किया गया, एंड फाइनली द साइज ऑफ द न्यूक्लियस कम्स इन टर्म्स ऑफ दिस। तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली में हम बोल रहे हैं कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर,
कैसे, आई थिंक यू शुड बी गेटिंग फेयर आइडिया अबाउट दिस दैट यस दिस कैन बी डन। तो उन्होंने क्या किया, पार्टिकल लिया, कुछ मास कुछ चार्ज, एवरीथिंग वी नो बिकॉज अल्फा पार्टिकल अगर ये एक्स बॉम्बार्ड कर रहे हैं तो हम इसके बारे में जानकारी हमारे पास है, ये सब चीज़ें यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्लोजेस्ट अप्रोच ये आपने प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर रखे होंगे कि एक पार्टिकल है उसको बॉम्बार्ड कर रहे हैं, मतलब चार्ज Q1 Q2, तो उनके बीच की मिनिमम सेपरेशन वगैरह वगैरह। सो यू मस्ट हैव डन दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट, तो उस हिसाब से आपको ये पार्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ से कुछ उनको रफली आइडिया मिला और इसके बारे में रिसर्च की एंड फाइनली दे रिच्ड दिस कंक्लूजन दैट साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज समथिंग अराउंड दिस। ठीक है ना। तो ये थी चीज़ें कि फाइनली इस तरह से न्यूक्लियस आ गया एग्जिस्टेंस में। ठीक है, जो न्यूक्लियस है हम उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, आई विल राइट द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस आल्सो प्रॉपरली। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें। लेट मी राइट प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इट। Okay, so the nucleus can be defined. The mass of atom is concentrated within small positively charged region is called nucleus. इसमें देखा जाए तो अगर ये एक atom है, is it? So just let me try it. So if this is atom, then nucleus here it's like this much actually, very small size. So this is nucleus, right? और यहाँ पे अगर जो सिंबल है लिखने का किसी भी एटम का, इज इट, न्यूक्लियस it is represented like A and Z, where X denote the chemical symbol of element, जिसका भी हम ऐसे हाइड्रोजन का तो we will write H, आयरन का Fe, A and Z. Okay, A is basically mass number, Z atomic number. Atomic number you can write this is equal to what, number of proton or number of electron, right? A रहता है that is equal to number of proton plus number of, ये चीज़ें तो आपको पहले से मालूम भी होंगी, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियाइड्स, न्यूक्लियॉन्स जो क्यूमुलेटिवली है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके हम क्यूमुलेटिवली न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं ये अभी अपन ने देख लिया था हाइड्रोजन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व इन डिफरेंट स्टेबल ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, इज इट? सो दिस इज द एटम। हाँ, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि जो रेडियस का आइडिया था वो इतना कैसे आया। हालांकि हाँ, उसके बाद और भी रिसर्च किया गया एंड फाइनली द साइज ऑफ द न्यूक्लियस कैलकुलेटेड। सो न्यूक्लियस, इससे पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये अपन ने डिस्कवरी इनकी लास्ट लेक्चर में देख लिया था। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे डिस्कवर किए गए थे, क्या है वो आपको आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। न्यूट्रॉन, हाँ, इनके मासेस वगैरह वी विल राइट दैट कि कितना रहता है रफली एग्जैक्टली, जो कि हमें यहाँ काम आएंगे। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, सो ये रफ आइडिया था कि हाँ किसी भी न्यूक्लियस में लगभग एटम के अंदर इतना साइज का न्यूक्लियस रहता है अगर ये एटम का साइज है। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है ये बहुत छोटा है, मतलब यू कैन सी एक्चुअली इट्स इक्वल टू 1/10⁵ साइज ऑफ एटम। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एटम का साइज अगर कुछ है तो उसका 1/10⁵ part is the size of nucleus. So very small part is there and remaining part almost you can say it's an empty actually atom के अंदर भी, ठीक है ना। हाँ, तो later on the exact size is it एक relation correlation for, so the size of nucleus or
radius of nucleus can be expressed as, so r equal to some r naught a raised to power 1 by 3. अब यहाँ पे r naught क्या है? It's constant, that is equal to 1.2 into 10 to the power minus 15 meter. A is the same mass number of atom. तो ये जो न्यूक्लियस का साइज है हर एक एटम के लिए सेम नहीं रहता. इट डिपेंड्स ऑन द एटम एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, और हियर आर इज द रेडियस, इज इट? रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी एक्सप्रेस्ड दिस वे. तो ये होता है आर नॉट. यू कैन राइट एक्चुअली इट्स इन मीटर, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 into 10 to the power minus 15. दिस यू कैन आल्सो राइट 1.2 फर्मी. इसको कभी कभी रफली अपन 1 फर्मी भी बोल देते हैं, और इन लाइक मे बी सम बुक यू मे फाइंड इट 1.1 फर्मी आल्सो, बट दिस इज 1.2 फर्मी. सो दैट इज द, तो इस तरह से हमारे पास लाइक वी कैन कैलकुलेट द साइज ऑफ एनी न्यूक्लियस. ओके, ऑलराइट. सो मास अपन को पता है. हियर वी यूज वन अनदर टर्म दैट वी कॉल लाइक एटॉमिक मास यूनिट. ये एक यूनिट होती है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, अभी देखेंगे. तो एटॉमिक मास यूनिट, सो ये क्या है बेसिकली, राइट? एक नया यूनिट है, मतलब नया आपके लिए अभी अपन स्टडी कर रहे हैं. इट हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट लाइक इट्स डिफरेंट यूनिट. सो 1 AMU, atomic mass unit, is equal to 1 by 12, is it, of mass of atom of कार्बन 12. मतलब जो कार्बन 12 एक एटम का मास होगा उसका 1 by 12 is defined as 1 AMU. And this is also equal to actually 1 gram divided by Na. Na is Avogadro number. Na Avogadro number, right? तो यहाँ पे अगर वे वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, okay, so the mass of like 1 AMU is coming out to be, if we substitute 1 by 6.622 into 10 to the power 23, solving this we are getting it's around 1.66 into 10 to the power 24 gram minus 24 gram, or that is also equal to around 1.6x into 10 to the power minus 27 kg. So 1 AMU is almost equivalent to this. Another thing, if atomic mass number of atom is A, then it's roughly mass in gram, or we write its mass is equal to A AMU. That is, you can write A into 1.66 into 10 to the power minus 27 kg roughly, or average mass you can write it like this of any atom, right? Okay, next, volume of nucleus. Simple thing, radius we have already known, is it? तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. 4/3 पाई r क्यूब is basically r0 cube into a power like 1/3 into power 3 is a. तो यहाँ से ये वैल्यू भी अपन को मालूम है, वी कैन सब्सटीट्यूट. सो वी गेटिंग लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a. So the volume of nucleus is directly proportional to the mass number, atomic mass number. Here another important thing here sometime asked is that density of nucleus.
ओके, सो डेंसिटी भी अपन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम अपने पास ये आ गया है, मास वी कैन राइट ऑफ न्यूक्लियस, इज इट? सो just see it here, let me write it here. तो यहाँ पे आप समझ सकते हो डेंसिटी is equal to mass divided by volume, both for nucleus, is it? Mass of nucleus you can write divided by volume of nucleus, that will give you density of nucleus. तो यहाँ पे देख सकते हैं mass of nucleus क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, इज इट? सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स, ए न्यूक्लियॉन्स. तो मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू ए एम यू divided by volume is 4/3 pi r cube is r naught into a power 1/3 whole cube, and this we can a am u, this divided by 4/3 pi into r naught cube into a. तो यहाँ से a तो कैंसिल हो गया, and this comes out to be rho is equal to 1 amu into 3 divided by 4 pi into r naught is 1.2 into 10 to the power minus 15 whole cube, right? If we simplify it, so 3 amu 1.66 into 10 to the power minus, let me write it in kg, so 27 kg, and this divided by 4 pi into 1.2 into 10 to the power minus 15 whole cube, right? It's in meter, it's in kg. If we simplify it, solve it, rho comes around 2.38 into 10 to the power 17 kg per meter cube. And you can see it's like very huge density. So how dense in nucleus is, you can have just idea from it. Another important thing, density of nucleus is independent of atom, is it? Density of nucleus is constant, you can write, for all nucleus almost, is it? और it's independent of atom. ये आप कितना डेंस है ये आप समझ सकते हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube, and it's almost, if you see, it's 10 to the power 14 times density of water. So that is the density of nucleus, right? This is about nucleus. तो nucleus में देखो हम size बता सकते हैं, mass बता सकते हैं. We can, by this time we can calculate size, mass and density of nucleus. Let me just solve few problems. Okay, so this simple calculation, simple problem here. So we have here, calculate the size of GE70 nucleus. So here we know that actually its radius is equal to r naught into a power 1/3, and radius of the nucleus of GE atom is given by r naught 1.2 into 10 to the power minus 15 into a, that is 70 into 1/3, and just solving it, it comes like 1.2 minus 15 multiplied by some, this is 4.12, we are getting around 4.944 into 10 to the power minus 15 meter of 4.944 Fermi. So that is the radius of the nucleus of GE70 atom. Similarly, the most common kind of iron nucleus has a mass number of 56. Find the radius and approximate mass of the nucleus. So that also we can calculate. So यहाँ पे, here you know actually a mass number is 56 for iron, which is given, is it? तो यहाँ पे radius के लिए क्या बोल सकते हैं, radius of nucleus of iron, that you can write r naught into a into 1/3, and this is 1.2 into 10 to the power minus 15 into 56 power 1/3.
राइट इसको भी अगर अपन सॉल्व करते हैं देन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज एंड just I'm checking. Okay, so this comes actually if 1.2 into 10 to the power minus 15 and this is 56 power 1 by 3. ये आप manually नहीं कर सकते, you need to use the calculator. I'm directly writing, so it comes around 4.6 into 10 to the power minus 15 meter after solving it. So that is the size of or radius of nucleus of iron atom. Similarly, the approximate mass of nucleus. So here we can understand number of nucleons in the iron nucleus is, you know, that A nucleus, and each nucleon has one AMU, and so we write it actually either A AMU. Sometimes we use the unit of simply A into U. This U is also used for AMU. You can use AMU and U, both are actually same. Sometimes U is used in some book and you can find AMU also. तो ये कितना हो गया A AMU, and यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, this is equal to 56. So mass 1.66 into 10 to the power minus 27 kg, right? इसको भी आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो, and I am telling you the value that comes actually in around 9.3 into 10 to the power minus 26 kg. So this is the rough mass of the nucleus of iron nucleus. Simple things, you can do the calculation part. Clear? Okay. So up to this point we just simply understood how to calculate this radius of the nucleus, density of the nucleus, that is almost constant, and it's of the order of 10 to the power minus 7, or sorry 10 to the power 17 kg per meter cube density of nucleus. Size भी अपन को समझ में आ गया. Mass of the nucleus A AMU, A is the atomic mass number. Okay, next point, let's see the stability. थोड़ा सा चेक करते हैं उसके बाद न्यूक्लियस के बारे अंदर कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन है, ये तो अपन को मालूम है न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो लेट्स go inside the nucleus and check how things are there actually. Okay, so अभी अंदर चलते हैं न्यूक्लियस के and let's check the few things actually. Force between two proton in nucleus. थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं इसके बारे में. तो अपन को मालूम है साइज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 to the power minus 15 मीटर, और अपन रफली ले लेते हैं द सेपरेशन बिकॉज प्रोटॉन विल बी इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस का टोटल साइज ही इतना है कुछ, तो हम ये मान सकते हैं द सेपरेशन बिटवीन टू प्रोटॉन will be something 10 to the power minus 16 meter. Charge we already know on proton, that is plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So the force is equal to what? K q by r square. So this is k 1 by 4 pi epsilon naught into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by r square. You can write 10 to the power minus 16 whole square. Clear? And this comes out to be, here we can write it's 9 into 10 to the power just 1 second, 9 into this is 2.56 into 10 to the power minus 38 divided by 10 to the power minus 32, is it? और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचता है रफली, इट्स 32. यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ से कितना 9, तो ये माइनस का 6, तो इट्स 3 एक्चुअली, एंड इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई इट कम्स अराउंड 23.04 किलो न्यूटन. ओके, नाउ यू सी सिंपल थिंग कि जो दो प्रोटॉन की हम बात करें तो उन दोनों के बीच का जो रिपल्सिव फोर्स है दैट इज लाइक 23 किलो न्यूटन. यू कैन सी हाउ मच इज दैट. और अगर एक न्यूक्लियस के अंदर अगर बहुत सारे प्रोटॉन है तो देखें तो उसमें लाइक इफेक्टिव फोर्स विल बी लाइक
outside nucleus lying can be even higher than this. So doubt, then how, still why is nucleus not exploding? Is it why nucleus of any atom not exploding? जब न्यूक्लियस के बीच में दो प्रोटॉन के बीच में इतना फोर्स है ना। दूसरी चीज आपको बाइंडिंग एनर्जी, एक तो न्यूक्लियस चैप्टर मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, बाइंडिंग एनर्जी आपने लाइक केमिस्ट्री में भी कुछ पढ़ा होगा, और बाइंडिंग एनर्जी मैंने भी कुछ एक्सप्लेन किया था लास्ट पार्ट में, एंड यू मस्ट हैव स्टडीड इवन इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इस एक सेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में भी आपने लिखा होगा। तो अभी हम अगर इन्फिनिटी से सो मान के चलते हैं कि इनिशियली प्रोटॉन अपने पास एक यहाँ पर है प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन यहाँ पर है, लाइक दे आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन। तो अभी इनकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0 है, एंड फाइनली बिकॉज यू नो दीज प्रोटॉन्स विल रिपेल ईच अदर, तो अगर हम इनको पास लेकर के आते हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज इट्स पोटेंशियल एनर्जी यू कैन से विल बी पॉजिटिव, इज इट? सो वर्क डन टू bring two protons closer, is it? Close inside nucleus. तो इसके लिए हमें कितना, that will be like potential energy, so we can write it's equal to K Q Q, basically that you can write E E divided by R. तो ये आ जाता है अपने पास, दिस इज K 9 इंटू टेरेस पावर 9 इंटू 1.6 इंटू टेरेस पावर माइनस 19.6 इंटू टेरेस पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई दिस इज ऑफ द ऑर्डर माइनस 16। क्लियर? सो अभी देखते हैं। सो इट्स कम्स आउट टू बी बेसिकली 10 रेज़ टू पावर लाइक ओके राइट, ठीक है। देखो ये एंड इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज -3 here left and this is 1.9 into 10 raised to power 9 into 1.6, so I can write it's okay 1.6 into 1.6 into 10 raised to power -23 जूल। क्लियर? अब ये जूल यूनिट होती है वो बहुत छोटी होती है एक्चुअली में, तो इसको अपन मल्टीप्लाई कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट, एंड 1.6 into 10 raised to power -19 joule is equal to 1 electron volt, is it? तो हम इसको 1 joule is equal to 1 by 1.6 into 10 raised to power -19, तो इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए U is equal to this is 9 into 10 raised to power 9 into 1.6 into 1.6 into 10 raised to power -23 divided by 1.6 into 10 raised to power -19। क्लियर? तो एक यहाँ से ये कैंसिल हो गया एंड दिस इज लेफ्ट विद बेसिकली हियर 6, तो इट वाज लेफ्ट विद 3, तो इट शुड बी 22 एंड देन इट विल बी 10 raised to power -3, तो ये बचा 6। सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट कम्स आउट टू बी बेसिकली सम 14.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपल सी चीज, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टू प्रोटॉन्स इज दिस, और ये एनर्जी भी छोटी नहीं है, दिस इज आल्सो वेरी ह्यूज। मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स नागासाकी एंड हिरोशिमा में गिराए गए थे उसमें से पर न्यूक्लियन the energy per uranium atom the energy was around 200 मेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम से न्यूक्लियर बॉम्ब से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई थी। उसने कितना डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय किया था वो आपको मालूम होगा। सो दैट्स वाई लाइक दिस मच एनर्जी इज आल्सो लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। द पॉइंट इज दैट कि अगर हमें 2 प्रोटॉन को असेंबल करना है देन you have to do this much amount of work from external to bring them closer inside the nucleus. So this is the actually like अगर वो assemble हुए हैं तो उतनी energy उनको like basically you can write
सप्लाई की गई है, इज इट असेंबल, राइट, इतना एनर्जी बेसिकली उन पर काम किया गया है. So that is also very huge. Another thing is this is also like huge force, but still तो उसके बावजूद भी न्यूक्लियस स्टेबल है, राइट. दैट इज द प्रॉब्लम हेयर नाउ लेफ्ट. लेट्स आंसर इट कि उसके बावजूद भी स्टिल व्हाई द न्यूक्लियस इज स्टेबल, राइट. So that's this stability of nucleus was like big question at that time actually before scientists कि हमें ये समझ में आ रहा है कि दो प्रोटॉन के बीच में जब इतना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इतनी एनर्जी लाइक है उनकी पोटेंशियल एनर्जी, स्टिल लाइक हु इज कीपिंग दैम क्लोजर. And this was answered by Einstein with the help of this concept, and he defined actually another force that is termed as nuclear force. तो अब ये क्या है थोड़ा सा ये समझते हैं, राइट. तो अभी तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ लिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लिया है, राइट. ये सब फोर्सेस अपन ने पढ़ लिए हैं. तो ये एक नया टाइप का है. ग्रेविटेशन से देखोगे लाइक हाँ ग्रेविटेशन लाइक बिग फोर्स, इट्स लाइक लार्ज रेंज फोर्स आल्सो बेसिकली स्टार्स प्लैनेट उनके बीच में लगता है, बहुत बड़ा भी होता है. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच इवन स्ट्रांगर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट. But the nuclear force, so it is very stronger basically. So what is this? How actually Einstein with the help of this concept explained the stability of nucleus? Let's see that. Is it? So nuclear force is it is very short range force. Act only when separation is of the order of Fermi, 1 Fermi or 2 Fermi, right. मतलब फर्मी के ऑर्डर में हो बेसिकली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर, देन ओनली योर न्यूक्लियर फोर्स विल एक्ट. इज इट? इफ separation between two nucleons is higher than -15, it automatically disappear. गायब हो जाता है, मतलब फिर लगता ही नहीं है. अनदर थिंग आई ऑलरेडी राइट, इट एक्ट बिटवीन न्यूक्लियॉन्स मीन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. ऐसा नहीं है कि ओनली प्रोटॉन प्रोटॉन या ओनली न्यूट्रॉन, इनके बीच में किसी में भी लगता है. Nuclear force, it is independent of charge and mass of particle. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, it depends on the charge, right. Gravitational force, it depends on the mass. If particle doesn't have mass, it will not act. If the particle doesn't have charge, electrostatic force will not be there. But for nuclear force, it is not required. Charge is also not required. Mass is also not required. Only the main parameter here is the separation between the particle must be in the order of Fermi, 10⁻⁻15 meter. Then only it will act. And that separation is actually only within the nucleus, right? तो इसीलिए ये force क्या है, nucleus के अंदर ही लगता है. It's very like short range. हाँ, very strong force actually. It's very strong. Even compared to electrostatic and gravitation. उनके कंपैरिजन में भी अगर आप कंपेयर करोगे then also it is like very strong. 6th point, जैसे gravitational force we can write inversely proportional to the square of the separation between two particles.
Electrostatic force also exactly inversely proportional to the square of separation between two particles. जो nuclear force है also direct inversely proportional to some separation power raised to n. And the important thing here is that n still unknown. So if you want some Nobel Prize, you can search this, actually find this value, maybe waiting for you Nobel Prize, right? So this there is a scope for you people to work on it. Actually it's like very difficult, still this has not been calculated. Okay, so this is about nuclear force. अगर आप थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करें तो nuclear force, it's like this. Is it very strong? This is nuclear force. Electrostatic force, like this, because after once like separation increases beyond Fermi, it disappear, almost tends to zero, but that increases. So this is electrostatic force. And gravitation is somewhere here. So this is the force versus separation. तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि दैट न्यूक्लियर फोर्स हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज इवन कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनके सामने कुछ भी नहीं है. So now the question that I marked there, that why still protons are sticking there, why nucleus is not exploding, we got some idea about it. It's because of the attractive force, is it? Another thing, it's always attractive, always attractive force. It's not like at some time it will be repulsive, no, it is always attractive, independent of charge, independent of mass, act only between nucleons, means act only when the separation between two particles is of the order of 10 to -15 and so on, actually, right? ये आप जस्ट आइडिया कंपैरिजन कर सकते हैं कि कैसे मतलब लाइक न्यूक्लियर फोर्स कितना स्ट्रांग है कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स. तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि किस लिए कैसे न्यूक्लियस, हमें कुछ आइडिया लग गया कि हाँ न्यूक्लियस वाई इट इज़ स्टेबल. एक्चुअली इट हैज़ लाइक लॉट ऑफ थिंग्स इन न्यूक्लियस. अपन अभी आगे जो लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर बॉम्ब वगैरह कैसी एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन, वी विल स्टडी अबाउट ऑल दैट. तो दिस इज जस्ट लिटिल बिट अबाउट न्यूक्लियस. ऑलराइट. Okay, so actually let's continue from here onward in the next class. Thank you.